गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। लेसन नंबर 11 पढ़ रहे थे, लास्ट लेसन, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि एक रेड टेप बेचने वाला होता है और वह घूम घूम करके चूहेदानियाँ बेचने का काम करता था। और चूहेदानियाँ वो कैसे बनाता था, जो शॉप से और जो मील से उसको मटेरियल मिलता था भिक्षा में, भीख के अंदर, उससे वह उन छोटे छोटे चूहेदानियों को बनाता था। तो ऐसे ही चलते चलते एक दिन उसके दिमाग में एक विचार आता है कि पूरे वर्ल्ड जो है वो एक चूहेदानी है, और इस विचार को सोचते हुए वो बहुत खुश होता है। तो खुश होने का रीज़न क्या था कि क्योंकि ये पूरा वर्ल्ड उसके लिए कभी काइंड नहीं रहा था, इसलिए उसको भी उस वर्ल्ड के बारे में बुरा सोच करके अच्छा लग रहा था। फिर एक नाइट में वो क्या होता है कि एक जो क्रॉफ्टर होता है उसके घर चला जाता है, उसके घर में नाइट स्टे करता है और दोनों मिल करके मजूली गेम खेलते हैं। दोनों तंबाकू लेते हैं और जो क्रॉफ्टर होता है वो उसका बहुत ही अच्छे से वेलकम करता है और वो उसको ये दिखाता है कि उसके पास में एक बॉसी काऊ है जो जिसने उसको लास्ट मंथ में 30 करोनर कमा करके दिए थे। इसके आगे से हमको पढ़ना है। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन। अगली सुबह जो दोनों आदमी थे, दोनों आदमी कौन, एक तो क्रॉफ्टर, एक रेड ट्रैप पेडलर जो था, दोनों ही जल्दी उठ जाते हैं। द क्रॉफ्टर वॉज इन हरी टू मिल्क हिज काउ। जो क्रॉफ्टर था, जो किसान था, वह जल्दी में था अपनी गाय का दूध निकालने के लिए। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड। और जो अन्य व्यक्ति था, जो रेड ट्रैप वाला व्यक्ति था, उसने भी शायद ये सोचा होगा कि उसको भी ज़्यादा देर तक बेड पर नहीं रहना चाहिए, यानी कि ज़्यादा देर तक नहीं सोना चाहिए। When the head of the house had gotten up, जब घर का मालिक ही उठ गया है तो उसको भी ज़्यादा देर तक नहीं सोना चाहिए, इसलिए दोनों ही उठ जाते हैं। They left the cottage at the same time. वे दोनों एक ही साथ में उस कॉटेज को छोड़ते हैं, उस झोपड़ी को छोड़ते हैं। The crofter locked the door. उस किसान ने अपनी झोपड़ी की दरवाजे पर लॉक लगाया। And put the key in his pocket. और जो चाबी थी वो अपनी जेब के अंदर रख दी। द मैन विद द रेड ट्रैप से गुड बाय एंड थैंक यू। जो चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति था उसने क्रॉफ्टर को गुड बाय किया और थैंक यू बोला। एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे। और उसके बाद में दोनों ही अपने अपने रास्ते के लिए निकल गए। बट हाफ एन आवर लेटर द रेड ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर। लेकिन आधे घंटे बाद क्या होता है कि जो रेड ट्रैप पेडलर होता है, पेडलर यानी जो घूम कर के सामान बेचता है, फेरी वाला जो होता है, तो आधे घंटे बाद में जो वो चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति था वह वापस से उस झोपड़ी के आगे आकर खड़ा हो जाता है, यानी कि घूम फिर करके वो उस झोपड़ी के सामने वो वापस आ जाता है। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन। वह उस झोपड़ी के अंदर जाने की कोशिश नहीं करता है। हाउएवर, हालांकि वो उस झोपड़ी के अंदर जाने की कोशिश नहीं करता है। ही ओनली वेंट अप टू द विंडो। वो सिर्फ कहाँ जाता है, उस खिड़की के पास जाता है। स्मैश्ड अ पेन। स्मैश्ड यानी तोड़ना, पेन यानी कांच, और वह कांच को तोड़ता है। स्टक इन हिज हैंड, अपना हाथ अंदर डालता है, यानी कि खिड़की में जो कांच लगा होता है उस कांच को तोड़ता है और फिर उसके बाद में उस जगह से वो अपना हाथ उस खिड़की के अंदर डालता है। एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच विद द 30 करोनर। और उसके बाद में उस फ्रेम के अंदर नेल पर जो लेदर पाउच लटक रहा होता है उस पाउच को लेता है जिसके अंदर 30 करोनर पड़े थे। तो वो क्यों तोड़ता है उस खिड़की को, क्योंकि जो क्रॉफ्टर था उसने उसको बताया था कि इस पाउच के अंदर 30 करोनर पड़े हैं और ये 30 करोनर जो उसको उसकी बॉसी काऊ से मिले थे। तो थोड़ा सा रेड ट्रैप को क्या होता है, स्पेडलर को थोड़ा सा लालच आ जाता है, और जब क्रॉफ्टर अपनी गाय का दूध निकालने चला जाता है तो वो क्या करता है, वापस से वहाँ आता है और खिड़की के अंदर जो पाउच पड़ा होता है उससे वो 30 करोनर चुरा लेता है। ही टुक द मनी, वह उन पैसों को ले लेता है। एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ओन पॉकेट। थ्रस्ट यानी ढकेलना, ठूसना, और वह उन पैसों को अपने जेब के अंदर डाल देता है। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस। और उसके बाद में वो क्या करता है, उस लेदर पाउच को बड़ी ही सावधानी से अपनी जगह पर वापस लटका देता है। एंड वेंट अवे, और फिर उस वहाँ से चला जाता है। एज ही वॉकड अलोन विद द मनी इन हिज पॉकेट। और जब वह अपने पॉकेट के अंदर मनी को लेकर के वहाँ से जा रहा था, ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड। वो बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ज़्यादा प्रसन्न था। विद हिज स्मार्टनेस, अपनी चतुराई पर वह बहुत ही ज़्यादा खुश था। ही रियलाइज्ड ऑफ कोर्स दैट एट फर्स्ट ही डेड नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे।
ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, ऑफ कोर्स निसंदेह, निश्चित रूप से, दैट एट फर्स्ट ही डिड नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे, कि वह पब्लिक हाईवे के ऊपर नहीं जा सकता है। उसको डर था कि अगर वो पब्लिक हाईवे के ऊपर से जाएगा तो मे बी उसके पास से कोई वो पैसा लूट सकता है जो खुद वह लूट करके लाया था। बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, और उसके बाद में क्या होता है, वह सड़क से नीचे उतर जाता है, इनटू द वुड यानी जंगल, और उसके बाद में वह जंगल के रास्ते चला जाता है। तो जो रेट्रो पेडल होता है वो क्या करता है, पैसे चोरी करके लाया होता है तो उसको भी डर होता है कि कहीं उसके पास से कोई पैसे चुरा ना ले, इसलिए वो पब्लिक हाईवे ना जा करके जंगल के अंदर चला जाता है। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर दिस कॉज्ड हिम सो डिफ़िकल्टी, पहले घंटे में तो उसको बहुत ज़्यादा दिस कॉज्ड हिम नो डिफ़िकल्टी, पहले तो उसको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई। लेटर इन द डे इट बिकम वर्स, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया उसके लिए बहुत बुरा होता गया, यानी कि उसके सामने बहुत सारी परेशानियाँ खड़ी हो गई। फॉर इट वॉज अ बिग, ये जो जंगल था ये बहुत ही बड़ा था, एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, और बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट था, विच ही हैड गॉटन इनटू, जिसके अंदर वो चला गया था। यानी कि जो जंगल के रास्ते थे वह एक दूसरे से मिलते थे और वो जहाँ कहीं भी जाता वो घूम फिर के एक ही जगह पर पहुँच जाता था। ही ट्राइड, उसने बहुत कोशिश की, टू बी श्योर टू वॉक इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, उसने एक निश्चित दिशा के अंदर चलने की बहुत ही कोशिश की, बट द पाथ ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली, लेकिन जो रास्ते थे वो इस तरह से घुमावदार थे, आगे पीछे इतने अजीब रास्ते थे कि वो जहाँ पर भी जाता वह एक ही जगह पर वापस आके रुक जाता। ही वॉकड एंड वॉकड, वह चलता जाता विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, और जंगल के वो इतना चला वहाँ पर, इतना घुमा वहाँ पर, लेकिन जंगल का जो अंतिम रास्ता होता है, जंगल का जो किनारा होता है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। एंड फाइनली ही रियलाइज, और अंत में उसको महसूस होता है, दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, उसको तब महसूस होता है कि वह जंगल के अंदर एक ही रास्ते के ऊपर बार बार घूम रहा है। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट, तभी उसको अपना जो विचार है वह पुनः याद आता है, रिकॉल्ड यानी याद आना, अबाउट द वर्ल्ड एंड द रेड ट्रैप, उस विश्व, उस रेड ट्रैप के बारे में उसको वह बात याद आती है। कौन सी बात याद आती है, तो उसने कहा था कि ये जो पूरा विश्व है वह एक रेड ट्रैप के समान है, और इसके अंदर जो धन दौलत, जो शरण, कपड़े, ये सब क्या है, एक तरह से ललचाने वाली चीज़ें हैं, और मनुष्य जो है वो इसके अंदर आ जाता है और वह चूहेदानी रूपी जंगल, चूहेदानी रूपी इस विश्व में आकर पकड़ा जाता है। तो ऑब्वियसली उसके साथ में भी यही हुआ था, उसने भी क्या किया था, लालच किया था पैसों का, तो वो भी क्या हो गया, वो अपने आप को इसलिए सोच रहा है कि मैंने भी पैसों का लालच किया और मैं जंगल बचने की, लोगों से बचने के लिए मैं जंगल में आ गया, अब मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है, तो वह भी क्या हो गया था, उस जंगल के चूहेदानी में फंस गया था। नाउ हिज ओन टर्न हैड कम, अब उसकी खुद की बारी भी आ गई थी। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय अ बैट, बैट यानी चारा, उसने अपने आप को भी उस चारे के द्वारा फूल्ड किया था, यानी कि मूर्ख बनाया था। अब उसके यहाँ पर चारा कौन सा है, वो 30 क्रॉनर जो है वो यहाँ पे चारा है। एंड हैड बीन कॉट, और वो पकड़ा गया। वो ये कह रहा है कि मैंने भी उस 30 क्रॉनर का लालच किया और अपने आप को इस चूहेदानी के अंदर पकड़ा लिया। द होल फॉरेस्ट, ये जो पूरा जंगल था, विद इट्स ट्रंक्स एंड ब्रांचेज, इसकी जो शाखाएँ और इसके जो तने और जो शाखाएँ थे, इट्स थिकेस्ट एंड फॉलन लॉग, थिकेस्ट का मतलब होता है जो झुंड जो होते हैं, बड़े बड़े झुंड थे वहाँ पर, और लकड़ी के जो लट्ठे हैं वो पड़े हुए थे। क्लोज्ड इन अपॉन हिम लाइक एन इनपेनिट्रेबल प्रिजन, इनपेनिट्रेबल का मतलब होता है अभेद्य, प्रिजन यानी जेल, तो ये सब जो है उसके लिए एक अभेद्य जेल के समान थे। फ्रॉम विच ही वुड नेवर एस्केप, जिससे वह कभी भी बच कर के नहीं जा सकता था। यानी कि जब वो जंगल के अंदर फंस गया तब उसको ऐसे लग रहा था कि वह इस जंगल के अंदर से कभी भी बच कर के बाहर नहीं निकल पाएगा। इट वॉज लेट इन दिसंबर, दिसंबर के अंतिम समय था। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, डार्कनेस यानी अंधेरा, डिसेंडिंग यानी उतरना, और जंगल के अंदर अंधेरा जो था वह उतर रहा था, यानी कि चारों तरफ जो है वो अंधेरा फैल गया था। दिस इंक्रीज द डेंजर, जिससे खतरा और ज़्यादा उत्पन्न हो गया था। एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डेस्पेयर,
और इससे उसकी जो उदासी थी, जो निराशा थी, ग्लूम यानी उदासी, डेस्पेयर यानी निराशा, इससे जो उसकी उदासी और जो उसकी निराशा थी वह भी बढ़ गई थी। फाइनली ही सॉ नो वे आउट, फाइनली उसने देखा कि यहाँ से बाहर निकलने का अब कोई रास्ता नहीं है। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, सैंक का मतलब होता है नीचे गिराना, और उसके बाद में वो क्या करता है, वहाँ पर खड़े खड़े ही नीचे ज़मीन के ऊपर बैठ जाता है। टायर्ड टू दैट यानी वो बहुत ज़्यादा थक चुका था, यानी कि अब उसके अंदर बिल्कुल भी जान नहीं बची थी। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, और वो ये सोच रहा था कि शायद अब उसका अंतिम क्षण आ गया है। बट जस्ट ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर जो है वह ज़मीन के ऊपर रखा, ही हियर्ड ए साउंड, उसने एक आवाज़ को सुना, हार्ड रेगुलर थम्पिंग, एक बहुत तेज जो है वह थम्पिंग की आवाज़ आ रही थी, किसी को मारने की बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी। देयर वॉज नो डाउट एज वॉट दैट वॉज, यहाँ निश्चित रूप से बिना किसी संदेह के किसी न किसी चीज़ की यहाँ पर आवाज़ आ रही थी, यानी कि यहाँ पर कुछ न कुछ तो था। ही रेज्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को ऊपर खड़ा किया, यानी कि उसने सारी ताकत लेकर के खुद को खड़ा किया। दोज आर द हैमर स्ट्रोक, और ये जो आवाज़ आ रही थी वो किसकी आ रही थी, हैमर यानी हथौड़े, स्ट्रोक यानी उसके मारने की। तो ये जो आवाज़ आ रही थी वह हथौड़े की चोट की आवाज़ आ रही थी। फ्रॉम एन आयरन मिल, एक आयरन मिल से ये हथौड़े की आवाज़ आ रही थी। ही थॉट, उसने सोचा। देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय, उसने सोचा कि ज़रूर नज़दीक में कोई लोग तो है, यहाँ नज़दीक में कुछ लोग हैं। ही समन ऑल हिज स्ट्रेंथ, समन यानी इकट्ठा करना, तो उसने अपनी सारी ताकत को इकट्ठा किया। गॉट अप, और फिर वो वहाँ से खड़ा हुआ। एंड स्टैगर्ड इन डायरेक्शन ऑफ द साउंड, स्टैगर यानी लड़खड़ाना, और फिर वह लड़खड़ाते हुए जिस दिशा से आवाज़ आ रही थी वहाँ पर उस तरफ चल दिया। द रैम्सजो आयरन वर्क विच आर नाउ, यहाँ ये जो आवाज़ आ रही थी वह एक रैम्सजो आयरन वर्क से आ रही थी, जो अब क्लोज हो गई थी, बंद हो गई थी। वर नॉट सो लॉन्ग अगो, अभी कुछ समय पहले ही एक लार्ज प्लांट, जो कि एक बहुत बड़ा प्लांट था, बहुत बड़ा कारखाना था, विद स्मेल्टर, यहाँ पर जो है स्मेल्टर का मतलब होता है लोहे गलाने वाले, रोलिंग मिल्स, यहाँ बड़ी बड़ी रोलिंग मिल्स थी। एंड फोर्ज, यहाँ पर लोह खाना था, यानी कि रैम्स जो मिग जो अब बंद हो गई थी, यह कुछ समय पहले बहुत बड़ा कारखाना हुआ करता था और यहाँ पर लोहे के गलाने का काम किया जाता था। इन समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवीली लोडेड बार्जेज, समर टाइम यानी कि गर्मियों के समय के अंदर लंबी लंबी लाइनें लगती थी यहाँ पर। हैवीली यानी भारी, लोडेड यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में भरी हुई, बार्जेज यानी नौकाएं, यानी जो सामान ले जाने वाली जो नावें होती हैं उनको बार्जेज कहा जाता है। एंड स्काउज, स्काउज का मतलब होता है जो चपटे पन्ने की जो नावें होती हैं उनको स्काउज कहा जाता है। स्लाइड डाउन द कैनाल, और वह वहाँ से फिसलती हुई चलती हुई कैनाल के अंदर, नहरों के अंदर जाती थी। तो ये कह रहा है कि गर्मियों के अंदर यहाँ से जो बार्जी जो स्काउज होती थी वह बहुत अधिक मात्रा के अंदर भर करके इनको कैनाल के अंदर भेजा जाता था। विच लेड टू अ लार्ज इनलैंड लेक, एंड इन द विंटर टाइम द रोड नियर द मिल वर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल, और जिससे क्या होता था कि ये लेक के अंदर पहुंचती थी, और सर्दियों का जब समय होता था तो ये जो पास की सड़कें होती थी, यह मील के अंदर जो कोल जलाया जाता था, जो कोयला जलाया जाता था, इससे पूरी काली हो जाती थी, ब्लैक हो जाती थी। विच सिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स, क्रेट्स का मतलब होता है जो बक्से जो होते हैं जिसके अंदर चारकोल भरा जाता है, और इसमें बोला जाता है कि बड़े बड़े बक्से, बड़े बड़े टोकरे जिसके अंदर चारकोल भरा जाता है, तो उन सब के कारण से जब कोयला जलता है तो कोयले के धुएं से आसपास का वातावरण कैसा ब्लैक हो जाता है। तो वो यही कह रहा है कि जब कारखाने के अंदर जब आयरन को गर्म किया जाता था, आयरन को पकाया जाता था, तो जब चारकोल जलता था तो उसका जो धुआं होता था उससे आसपास की जो सड़कें हैं वह भी काली हो जाती थी। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग, इसी तरह से एक बार एक लंबी गहरी अंधेरी शाम को, जस्ट बिफोर क्रिसमस, क्रिसमस से पहले, द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर, जो मुख्य लोहार था, स्मिथ यानी लोहार, जो मुख्य लोहार था और उसका जो हेल्पर था, सेट इन द डार्क फोर्ज, एक गहरे से कारखाने के अंदर बैठे थे, गहरे से लोखाने के अंदर बैठे थे, नियर द फर्नेस, भट्टी के पास में, वेटिंग फॉर द पिग आयरन, और वो वहाँ पर बैठे हुए कच्चे
लोहे के पकने का इंतज़ार कर रहे थे। विच हैड बीन पुट इन द फायर, जिसको आग के अंदर डाला गया था, टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल, और जिसको अब बाहर निकाल करके आकार देने के लिए तैयार किया जा रहा था। यानी कि जो कच्चा लोहा होता है उसको पका करके बाहर निकाला जाता है और फिर उसको चोट दे करके, उसको हथौड़े से मार करके आकार दिया जाता है। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गॉट अप टू स्टीयर द ग्लोइंग मार, उनमें से अब हर एक जो है वहाँ से खड़ा होता और जो वहाँ पर ग्लोइंग मास यानी जो अत्यधिक मात्रा के अंदर जो लोहा पकाया जा रहा था उसके पास जाता, उसको हिलाता विद द लॉन्ग आयरन बार, एक बड़ी सी लोहे की छड़ के पास, छड़ से उस कच्चे लोहे को वहाँ पर हिलाता। रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट, कुछ मिनटों में वापस लौट करके आ जाता। ड्रिपिंग विद पर्सपायरेशन यानी पसीना, और जब वो लौट कर आते तो उनके ऊपर से पसीना गिरता। दो एज वॉज द कस्टम, जैसे कि वहाँ पर एक परंपरा थी, ही वॉर नथिंग बट अ लॉन्ग शर्ट, वे लोग कुछ नहीं पहनते थे, बस एक लंबा सा शर्ट पहनते थे, एंड अ पेयर ऑफ वुडन शूज़, और वो वहाँ पर लकड़ी के जूते जो है वह पहना करते थे। ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हियर इन द फोर्स, और उस लोहो खाने के अंदर से पूरे समय जो है किसी न किसी तरह की जो है वह आवाज़ें सुनाई देती थी। द बिग बेलोज ग्रॉन एंड बर्निंग कोल क्रैक्ड, यानी कि वहाँ जो आग के अंदर जो लोहा डाला हुआ होता था, वो लोहा जो है वो वहाँ पे धधकता था, वहाँ पर उनकी आवाज़ होती थी, और जो बर्निंग कोल है वो वहाँ पर उनके क्रैक होने की आवाज़ आती थी। द फायर बॉय शॉल्ट चारकोल इनटू द माउ ऑफ द फर्नेस, जो फायर बॉय था, जो आग जलाने वाला लड़का था, वो क्या करता, भट्टी के अंदर जो है वो चारकोल भरने का काम करता विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, बड़ी ही आवाज़ के साथ में। यानी कि जब भट्टी के अंदर वो कोयले भरता तो वहाँ पर बड़ी ही तेज़ खड़खड़ाहट की आवाज़ होती। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल यानी जलप्रपात, झरना जिसको बोलते हैं, बाहर की तरफ जो है वो वहाँ पर रोड यानी दहाड़ना, तो बाहर की तरफ जो है वह जलप्रपात के दहाड़ने की आवाज़ आती है, यानी कि वहाँ पर जलप्रपात के गिरने की आवाज़ आती थी। एंड शार्प यानी तीखी, नॉर्थ विंड यानी उत्तरी हवा, वेव द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, ब्रिक यानी ईंट, टाइल्ड रूफ यानी छत, तो बाहर और जो है वह तीखी उत्तरी हवा जो है वह बरसात को जो ईंटों से बनी हुई छत जो थी उसके ऊपर गिराती, और ऐसे लगता जैसे मानो उसके ऊपर कोई कोड़े डाल रहा हो, यानी कि वहाँ पर जो टप टप की आवाज़ आती थी वो आवाज़ बहुत ही स्ट्रॉन्ग आती थी। इट वॉज प्रॉबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज दैट द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस दैट अ मैन हैड ओपन द गेट, इतना सारा वहाँ पर आवाज़ हो रहा था, इतने वहाँ पर शोर हो रहा था, तो ऑब्वियसली ऐसा हुआ कि जो ब्लैक स्मिथ था, जो लोहार था, इस सब के बीच में उसने ये नोटिस नहीं किया कि एक दरवाजे ने जो है वह एक व्यक्ति ने जो है वो वहाँ पर आकर एक लोह खाने का दरवाज़ा खोला। यानी वहाँ पर भट्टी की आवाज़, कोयलों की आवाज़ें, बाहर बारिश की आवाज़, जलप्रपात की आवाज़, इतनी सारे शोर के बीच में जो रेड ट्रैप पैडलर होता है वह लोह खाने का आयरन मील का दरवाज़ा खोलता है, तो ब्लैक स्मिथ उसको नोटिस नहीं करता है। एंड एंटर्ड द फोर्ज, और उसके बाद में वह रेड ट्रैप पैडलर जो उस फोर्ज के अंदर एंटर कर जाता है। अनटिल ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस, और जब तक उसके बाद में वो जा कर के उस भट्टी के पास में खड़ा हो जाता है। श्योरली इट वॉज नथिंग अनयूजुअल फॉर पुअर वागाबंड विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट टू बी अट्रैक्टेड टू द फोर्ज बाय, निश्चित रूप से वह जो घुमक्कड़ व्यक्ति था, बेचारा जो गरीब घुमक्कड़ व्यक्ति था, उसके लिए उसमें कुछ भी असामान्य नहीं था कि उसको रुकने के लिए एक अच्छा सा एक शेल्टर मिल गया था, एक शरण स्थल मिल गया था नाइट निकालने के लिए। बाय द ग्लो ऑफ लाइट विच स्केप्ड थ्रू द सूटी पेन्स, वो ये कह रहा है कि जो गरीब घुमक्कड़ व्यक्ति था उसके लिए, जिसके पास में रात के लिए भी कोई अच्छी जगह नहीं थी, तो ये कोई बड़ी असाधारण अनयूजुअल बात नहीं थी कि वह लोह खाने की ओर आकर्षित हो गया हो, क्योंकि जो रोशनी की चमक थी, रोशनी यानी कि जो कोयला धधक रहा था और कोयले के कारण जो वहाँ पर रोशनी हो रही थी, तो उससे क्या हो रहा था कि
जो भट्टी जो कारखाना था उस पे जो कांच लगे हुए थे, उस कांच से वो जो हल्की सी रोशनी बाहर निकल रही थी, तो उसको ऐसा लग रहा था कि वहाँ उस कारखाने के अंदर उसको थोड़ी सी गर्माहट मिल रही है, यानी कि बाहर इतनी तेज़ ठंड थी, उस ठंड के अंदर अगर उस कारखाने में उसको थोड़ी सी जगह मिल जाए नाइट निकालने के लिए, रात गुजारने के लिए, जहाँ पर उसको थोड़ा सा वार्मनेस भी मिले, तो उसके लिए इससे ज़्यादा बेटर और क्या हो सकता था। और वह वहाँ पर खुद को आकर के आग के सामने थोड़ा सा वार्म अप करता है। द ब्लैक स्मिथ ग्लेंस्ड ओनली कैजुअली एंड इंडिफरेंटली एट द इंट्रूडर। उस जो लोहार था उसने अपनी झलक जो है उसके ऊपर एक लापरवाही से उसने उसकी तरफ देखा और ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उसकी तरफ। इंट्रूडर का मतलब होता है घुसपैठिया। तो वो जो लोहार था उसने क्या किया कि लापरवाही से है ना उस घुसपैठी के ऊपर एक नज़र डाल दी। ही लुक द वे ऑफ पीपल हिज टाइप यूजुअली डेड। उसने देखा कि इस तरह से दिखाई देने वाले लोग जो है वो उनको हमेशा दिखाई देते थे विद द लॉन्ग बियर्ड, जिसकी लंबी सी दाढ़ी होती थी, गंदा सा दिखता था, रैग्ड यानी फटे हुए चीथड़े पहने हुए होते थे उसके, एंड बंच ऑफ रेड ट्रैप्स, जिसके हाथ में बंच ऑफ रेड ट्रैप डेंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, और जो चूहेदानियों का गुच्छा जो था वो उसकी चेस्ट के ऊपर लटक रहा था। यानी लोहार जो है उसको केयरलेसली इसलिए देखता है क्योंकि उसको इस तरह के व्यक्ति जो है वो हमेशा दिखाई देते थे, जिनकी दाढ़ी बड़ी हुई होती थी, जो गंदे से होते थे, जो फटे हाल होते थे, और जिनकी चेस्ट के ऊपर ये जो रेड ट्रैप से वह बंचेस के रूप में लटकते रहते थे। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे। वो रेड ट्रैप जो होता है उसने वहाँ पर रुकने की परमिशन मांगी, इजाज़त मांगी, एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ नोडेड अ हॉटी कंसेंट विदाउट ऑनरिंग हिम विद द सिंगल वर्ड। और जो लोहार था उसने क्या कर दिया, बड़े ही घमंड भरे सहमति से, नोडेड यानी हिलाना, हॉटी यानी घमंड भरी, कॉन्सेंट यानी सहमति। तो जो लोहार था उसने बड़े ही घमंड भरी सहमति से उस सिर को हिलाया और बिना उसके लिए एक भी शब्द कहे हुए उसको वहाँ रुकने की परमिशन दे दी। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग। उस घुमक्कड़ ने भी कुछ नहीं कहा। ट्रैम्प यानी घुमक्कड़, तो उस घुमक्कड़ ने भी वहाँ पर कुछ नहीं कहा था आइदर। ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप। वो वहाँ पर किसी से वैसे भी बात करने नहीं आया था, अपने आप को वो वहाँ पर गर्म करने के लिए आया था और सिर्फ सोने के लिए आया था। तो इस तरह से जो ब्लैक स्मिथ होता है और जो वागाबॉन्ड होता है, जो रेड ट्रैप पैडलर होता है, दोनों के बीच बातचीत तो होती नहीं है। ब्लैक स्मिथ भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है और देखता है कि ऐसे कैजुअली आदमी जो है उसको बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। और जो रेड ट्रैप पैडलर था वो भी उससे बात नहीं करना चाहता था, उसको तो सिर्फ एक नाइट स्टे करना था, उसको एक जगह चाहिए थी जिससे वह खुद को सर्दी से बचा सके, इसलिए वो भी बिना बात किए हुए चुपचाप वहाँ पर जाकर रुक जाता है। इसके आगे का कल पढ़ेंगे।